नहीं कराया। और उसके साथ साथ पीका कवानीन में भी इस वक्त तरमीम है जो है वो करा रहे हैं। तो इसके तहत पाकिस्तान की आज़ाद मीडिया को जो इस वक्त शदीद तरीन पहले से ही फाशिस्ट हुकूमत ने उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, एजेंसीज के कंट्रोल में है, मजीद एक भाई या उसको एक आप समझे कि फंदा लग जाएगा। इसके साथ साथ ख़वातीन मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है कि नो कमीशंस नो नेगोशिएशंस। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़े हुक्म बावाज़े बुलंद हमने बताया हुकूमती कमेटी को भी कि आपने 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें बता दें, कमीशंस का ऐलान कर दें, वरना चौथे राउंड में हम लोग नहीं बैठेंगे। और आज मुझे मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के यही अहकाम जो हैं उन्होंने ख़ुद भी अटियाला जेल में मीडिया को यही चीज़ बताई है और मनोन उस पर हम लोग अमल करेंगे। आखिरी एक बात करके मैं फिर इजाज़त चाहूँगा और अपने साथी हमारे जो हैं वो बात करेंगे। यहाँ पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे मुज़ाकराती कमेटी के ये मेंबर भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये चेयरमैन भी हैं। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए, क्या इनको अरेस्ट करने के लिए तकरीबन IB आपका स्पेशल ब्रांच, पंजाब पुलिस के SPs, DPOs, जो मर्जी आप कह दें, वहाँ पे लटन पटन सारे इनके वहाँ पे मदरसे पहुँचे हुए थे। और मैंने स्पीकर हयात सादिक साहब को भी इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने वहाँ पे गलत बयानी भी की। असल टारगेट ये थे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त ये फाशिस्ट इंस्टॉल्ड हुकूमत वो मुज़ाकराती अमल को खुद ही वो टॉर्पीडो कर रहे हैं। और कल मैंने ट्वीट भी की थी कि खुदा ना खास्ता है इनको या अरेस्ट किया, किसी सूरत हम लोग नहीं बैठेंगे, हमारा वाज़ेह अमल है। और आखिर में मैं यही कहूँगा एक बार फिर कि पाकिस्तान की इंटरनेट केबल को ही शाख मचलियों ने ढूंढा हुआ है। आपकी इंटरनेट स्पीड कम हुई हुई है, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल रहा, आपके मुल्क हमारे मुल्क में क्राइसिस है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1400 अरब का बजट में एलोकेटेड था, आज तक सिर्फ 124 अरब रुपए लगाए, जो कि आपका 9% से भी कम है। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क में क्राइसिस है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 20 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तकरीबन उन्होंने जो अमाउंट बाहर भेजी है वो तकरीबन 4000 अरब रुपए के बराबर है, जो कि 14 अरब डॉलर बनती है। और यहाँ पे IMF के सामने हमने कशकोल लिया हुआ है कि हमें 1.5 अरब डॉलर दिया जाए। मुल्क में बदतरीन क्राइसिस है और इस वक्त एक्स-फाटा की रकम भी आपकी मिनिस्ट्री प्लानिंग यहाँ पे वो खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में है, वो नहीं चाह रही और वो हमारे सूबे का हक जो है वो मार रही है। मैं आखिर में ये बात करूंगा कि इस सारे क्राइसिस का एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए। बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने खत स्पीकर को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए कि हमारा जो सिकंदर सुल्तान राजा है इसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए और नए कमिश्नर्स 2 उनकी तैनाती होनी है। अभी तक शहबाज शरीफ ने जो जिसको हम लोग वजीर आजम खैर मानते ही नहीं है, उसकी तरफ से सच रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हमारे ऊपर बेताशा प्रेशर्स है, पर ये लोग होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हमारी जो सियासी मुहिम है, असद कैसर साहब, स्पीकर असद कैसर साहब आपको तफसील से बताएंगे, पर जितने हमारे लोग हैं, चाहे वो हमारी मारंग बलोच साहिबा है, हमारे GDA है, बलोचिस्तान की हमारी मुख्तलिफ पार्टीज हैं, KP में, बाकी मुल्कों में, हम लोग सबको अप्रोच करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू असद कैसर साहब, फिर जरताज बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जो मरूब साहब ने डिटेल बात की है, मैं 3 इश्यूज़ पे बात करूँगा। एक 26वें आईनी तरमीम के हवाले से, और एक जो हमारे दुबई और कतर में जो हमारे पाकिस्तानियों को मुश्किलात हैं उसके हवाले से, और तीसरी जो इस वक्त हमारे आइंदा का अमल क्या है उसकी हवाले से मैं बात करूँगा। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से, वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो मज़दूर हैं, वो फार्मर्स हैं, वो वकलाए जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बुनियादी हक छीना जा रहा है और छीना गया है।
जो 1973 के आइन ने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी थी एज ए सिटीज़न कि आपकी जो हुकूक है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगी, आपको फ्री मूवमेंट की, आपको अपनी जो बुनियादी राइट्स है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसको प्रोटेक्शन हासिल होगी। 26वीं आइनी तरमीम के तहत वो तमाम हमारे हुकूक सलब की गई। वो कैसे? आप देख रहे हैं कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है और जिस वक्त जिस एक दुनिया में तमाशा हो रहा है कि कैसा मुल्क है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी इतने तकसीम किया गया और सिर्फ ये मनपसंद फैसले लेने के लिए, और लीडर इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको ज़ेर एताब लाने के लिए, उसको जेल में रखने के लिए और उसको जो है ना सज़ा देने के लिए, यानी पूरी आइन का हुलिया बिगाड़ा गया, पूरी अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। सिर्फ एक ही मकसद है कि तहरीक इंसाफ को कैसे रोका जाए और कैसे अपनी ज़िद और अना को जो है ना इसको तस्कीन दिलाई जाए। तो मैं इस मौके पे तमाम इंटेलिजेंसिया को, तमाम बार एसोसिएशंस को, तमाम स्टूडेंट और तमाम मकतब फ़िक्र को, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के खातिर निकलो। आप मीडिया वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा समझते हैं और आपकी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं कि आप जो इस वक्त आपके पास इख्तियारात है, जो आपको इस वक्त हक हासिल है, क्या आप अपने पसंद की जो है ना मीडिया शोज़ करवा सकते हैं? आप मीडिया पे खबर चला सकते हैं? आप नहीं चला सकते क्योंकि कतल लग जाती है। ये आपका आईनी हक है कि जो माशरे में जो मुल्क पे हो रहा हो उसके ऊपर आप अपना राय दें, वो किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आप अपने राय दें। मैं तमाम अपने मुल्क के अवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आप निकलो। ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की जंग है, आपकी हुकूक की जंग है। तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं, मैं ख्वाहिश करते हैं अपने पाकिस्तानियों से कि आप इमरान खान के साथ इस जंग में शरीक हो ताकि कानून और आइन जीते, ताकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम हो, ताकि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो जो कि अवाम की हुकूक को प्रोटेक्ट करे। तो ये तो नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त हमारा प्लान ये है कि हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को अप्रोच कर रहे हैं। 1-2 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हफ्ते में इंशाल्लाह हम पूरी जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं उसको जो है ना अप्रोच करेंगे, या इंडिविजुअल्स वो जो अहल राय लोग हैं, हम बार एसोसिएशन को भी अप्रोच करेंगे और हम तमाम मकतब फ़िक्र की, अगर फार्मर्स की कोई नुमाइंदे, मजदूर के नुमाइंदे, तलबा के नुमाइंदे, सबको इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। और हमारा इरादा ये है, अभी हमारा डिसाइड तो नहीं किया है, कोई टाइम भी नहीं रखा है, लेकिन हम मशवरे से हमारे मशवरा ये करेंगे कि हम एक बहुत बड़ा सेमिनार बुलाएंगे जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग अपना ओपिनियन देंगे और फिर उस अवाम से हम अपना जो है ना गाइडलाइन लेंगे कि अवाम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएं। तो ये हमारे कर रहे हैं। और एक मैं इस वक्त जो है ना दुबई हमारा एक बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी में दुबई, यूएई और कतर का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे उनके साथ एक दिल के रिश्ते हैं, हमारे इस्लामी रिश्ते हैं उनके साथ। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे डिप्लोमेसी में कहाँ कमी आई कि जो दुबई में हमारे पाकिस्तानियों के साथ जो है ना खासकर जो वीज़ा इश्यूज़ आ गए हैं, या कतर में जो है ना हमारे जॉब्स पे इश्यूज़ आए हैं। एक तो हम अपनी पार्टी की तरफ से भी हिज हाईनेस जितनी कतर और यूए की उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो वो आपके लिए एक दिल में मोहब्बत रखते हैं। दुबई और कतर की तरक्की में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो आपको जो फैसले आपने किए हैं आप अपने फैसले वापस लें। लेकिन मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा, और बल्कि मैं कहता हूँ कि ये इनकी डिप्लोमेटिक चैनल पे बहुत बड़ी नाकामी है कि क्यों इस तरह की जो एक फैसला हुआ है, हमारा एक करीबी दोस्त और जो पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत रखने वाला दोस्त मुल्क है, जो हर मुश्किल में हमारा साथ देता है, उसने कैसे ये फैसला किया है। ये हमारे मुल्क की डिप्लोमेटिक चैनल की नाकामी है, ये फॉरेन ऑफिस की नाकामी है। हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं
کہ UAE کے ساتھ اور قطر کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے ہفتہ یہ نقطہ نظر جو ہے نا یہ آگے رکھا جائے. آخر میں جو افغانستان کے ساتھ تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ اور جس وقت سچویشن ہے اس پہ جو ہے نا ریویو کرنا چاہیے پالیسی کو جو ہے نا پھر سے آپ دیکھ لیں. شاید جہاں اسلام آباد کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لیکن جہاں ہم رہ رہے ہم سے پوچھیں, جو خیبر پختونخوا کے لوگ ان سے پوچھیں کیا بیت رہی ہے. ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ خدا نخواستہ ادھر یہ ہو. آپ نے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا صوبہ ہے وہ مارکیٹ سے دور ہے. ہمارے پاس ایک ہی ڈیسٹینیشن تھی کیونکہ وہاں کوئی گوادر نہیں ہے, کوئی کراچی جیسا بہت بڑا انڈسٹریل ہب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس افغانستان میں ہمارا مطلب چلتا تھا اور پھر اس کو اسمگلنگ کے بہانے کے جینی اسمگلنگ کر رہے ہیں. بھائی ایک افغانستان کے بارڈر پہ جو لوگ رہے ہیں ایک بھائی ایک طرف ہے, دوسرا بھائی دوسری طرف ہے, اجرا ایک طرف ہے, گھر دوسری طرف ہے, اس کے آپس میں لین دین ہوتا ہے. آپ اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں. آپ نے اسمگلنگ کی بنیاد پہ اس کے اوپر پابندی لگائی. بھائی یہ تو دنیا کے جتنی بھی دنیا کی جو بارڈر ممالک کے اس کے لیے پالیسی الگ ہوتی ہے. اور پھر ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنا تعلقات آگے بڑھا کے سینٹرل ایشیا کنٹریز تک جائیں گے. ہم جائیں گے رشین اسٹیٹ تک جائیں گے. ہماری اکانومی تو آپ نے وہ سب کچھ کو بند کیا تو روزگار ختم ہو گیا. ویسی بھی بدامنی ہے, ویسی بھی جو ہے نا لاقانونیت, اور خاص کر جو وہاں ہمارے نوجوان جو ہے نا ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائب ہو رہے ہیں. اور آپ نے جب روزگار کی وہ دروازے بند کی تو آپ تو امید کو توڑ رہے ہیں. آپ اپنی انا اور ایگو سے نکلے. یہ ملکوں کی بقا کی مسائل ہیں. معاملات کو جرگوسی اور ڈپلومیٹک چینل سے حل کریں. ہمیں روزگار کا موقع دے, ہمیں زندگی کا موقع دے. ہم مطالبہ کرتے ہیں جو پالیسی آپ بنا رہے ہیں آپ پالیسی میں ناکام ہیں. آپ اس ملک کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. جو اس وقت انٹرنیشنل جو چینجز آ رہی ہے, جو بلوچستان کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کسی صورت میں اپنی صوبے میں یا اپنے ملک میں یا اس علاقے میں پراکسی وار میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے. ہم امن چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ہو گیا, ہم جنگوں سے تنگ ہیں. ہمیں روزگار دو, ہمیں تجارت اور کاروبار کا موقع دو. تھینک یو. بہت شکریہ. میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, پارلیمنٹ کے میڈیا کا, کہ آپ ہمیشہ ہماری بات پہنچاتے ہیں. میں صرف پیکا ایکٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتی ہوں کہ کل ہمیں رات کو ایک میسج ٹیکسٹ موصول ہوا کہ کل انٹیریئر منسٹری کا جو ہے وہ میٹنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی. اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ہی صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا جو کہ ایمرجنسی میں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ملک میں کون سی ایمرجنسی ایسی ہو گئی, کوئی آفت آ گئی, کوئی سیلاب آ گیا, کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو راتوں رات انٹیریئر منسٹری کا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پیکا ایکٹ کے اندر آپ کو تبدیلی لے کے آنے کی ضرورت پڑی. وہ ایجنڈے کے اوپر موجود تھا. ایجنڈے کی کاپی صبح جو ہے وہ ٹیبل پہ تھی, کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں تھی. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ حکومت ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ جو مرضی کریں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہے, اور جو اپنا آپ کو جمہوری پارٹیز کہتی ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے MKM ہے, چاہے بلوچستان سے کوئی پارٹی ہے, ان سب نے اس پیکا ایکٹ میں حکومت کا ساتھ دیا. آپ کر سکتے ہیں, آپ سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے صرف اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سے ایک بات کی کہ جب آپ نے راتوں رات ایک ہی ایجنڈا کے اوپر کام کیا, ایمرجنسی بلائی, آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا کرنا چاہیے کہ جمہوری وہ ہے فورم ہے, آپ پارلیمنٹیرینس کی, ہم جو 6 لوگ ہیں انٹیریئر منسٹری کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے, آپ ایٹ لیسٹ ہماری رائے سنیں. آپ نے ہماری رائے سننے کی بھی زحمت نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی پرسنل اپنی ذاتی چیزوں کو یہاں لے کر آ جاتا ہے. ہمیں بھی بڑے دکھ ہیں, فیک نیوز کے ایک بھرمار ہے. ہمیں پتا ہے کہ PMLN کے ایک ممبر نے بات کی کہ جی یہاں پہ تو ایک دور چلا ہوا ہے کہ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ فورج ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. بٹ وتھ ڈیو ریسپیکٹ, آپ کی تو اپنی میر شرافت علی سے ہارنے کے بعد ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتی میڈیا کے ساتھ کہ میرے پاس لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور میں جب چاہوں میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں, اور ویڈیوز کبھی ختم نہیں ہوتی. تو کیا یہ فیک نیوز کے یا اس طرح شر پھیلانے کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ ان کو بھی اس بات کی سزا ملے گی؟ دوسرا, آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے فائر وال لگائی جس کو آپ خیر سے, ایک تو آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, اوپر سے آپ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. کبھی آپ اس کو فائبر وال کہہ دیتے ہیں, کبھی آپ اس کو پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں.
बहरहाल हमें पता है कि आपकी ये भी बात है कि हम जी बड़े ग्राउंड टू अर्थ किस्म के सीएम हैं, आप होंगे ग्राउंड टू अर्थ सीएम के, लेकिन ये वाकई हमने आपसे एक बात की कि अगर आप वाकई कोई पाबंदियां लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमें उसके ऊपर बात करने दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, हमें उनसे बात करने दें। और आप जो सजाएं देना चाहते हैं वो बड़ी सख्त हैं। आप पूरे पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हुकूमत के करतूत दिखाए जाते हैं। अगर हुकूमत को सोशल मीडिया का आईना पसंद नहीं है तो आईना मत तोड़े, अपने करतूत बेहतर करें। इस तरह रातों रात आप पिका एक्ट के अंदर हर एक को सजाएं देनी बंद कर दें। आपकी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही क्योंकि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अगर वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीलॉग के जरिए आपके करतूत दिखाते हैं तो उसको बर्दाश्त करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। बहरहाल उन्होंने पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने और जो बलोचिस्तान से उनके साथ थे एमक्यू ने पहले ही एजेंडा को जो है वो वोटिंग के जरिए एक्सेप्ट कर लिया और कहा जी अब क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो उस क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का क्या फायदा है कि आपने हमारी राय को भी मोहतरम करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा सजाएं आप बहुत सख्त दे रहे हैं, तो लिहाजा मेरी आपसे भी अपील है कि आप सब इसको पढ़ें, इसको देखें, क्योंकि आपका रिपोर्टर, आपका बीट रिपोर्टर, आपका वीलॉगर अगर मीडिया पे फील्ड में जाता है, सिर्फ एक वीडियो भी इनके करतूत के रिलीज करता है तो आपके ऊपर तो वो बाकायदा ड्रग्स की एक FIR डाल देते हैं, आपको घरों से अगवा कर लिया जाता है। और अगर आप बाहर सोशल मीडिया पे बैठे तो यहाँ आपके बूढ़े वालिदैन को उठा लिया जाता है कि आप ट्वीट भी ना करें। तो लिहाजा आपने भी ये फैसला करना है कि आप लोगों ने आज़ादी सहाफत के लिए, राय के लिए, जमहूरियत के लिए आप लोगों ने कितना साथ देना है और फैसला कर ले। दुनिया जो है वो डिजिटल उसकी तरफ चली गई है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है, लेकिन पाकिस्तान में 17 सीटों वाली जमात जो हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को गारों के दौर में और पत्थरों के दौर में पहुंचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज उठाती रहेगी, मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जमहूरियत के लिए, अपने जितने भी हैं, हमारे लीडर इमरान खान समेत लोग इस वक्त बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा आपसे यही अपील है कि आप लोग भी नजर रखें, विजिलेंट रखें, या फिर यही हो सकता है कि पीएमएलएन को चाहिए कि हर एक का उन्होंने अगर गला दबाना है, अंधेरों के दौर में पाकिस्तान को पहुंचाना है, तो आप पूरे पाकिस्तान को ही सब जेल करार दे दें, यही फिर आपके लिए बेहतर है। शुक्रिया। आप साहिबजादा हामिद रजा साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चूँकि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली और हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं और इसी तरीके से स्पीकर असद कैसर साहब और हमारी पार्लिमानी लीडर नेशनल असम्बली ज़रताज गुल साहबा तमाम चीज़ों का अहाता कर चुकी हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ 2-3 मिनट में सम अप करूँगा। एक तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम साथियों का, ख़ुसूसन लीडर ऑफ द अपोजिशन का, स्पीकर असद कैसर साहब का, पार्लिमानी लीडर का और अपने तमाम पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जिस वक्त पंजाब की हुकूमत सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाना चाह रही थी और मुझे गिरफ्तार करना चाह रही थी, तो जिस तरह तमाम कोलीग्स मेरे साथ खड़े हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सपोर्ट, इनकी तावन और इनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। वगरना वो जो हिफाजत देने के लिए मुझे आए थे, जो बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई, मुझे नहीं पता कि SPs, DSPs और दातादाद SHOs और 40-40 गाड़ियों का जो हिफाजती दस्ता है वो किसके पास होता है। मैं कोई इतनी तोप चीज़ तो था नहीं कि मेरे लिए ये हिफाजत के लिए वहाँ पर इंतजाम करने आए थे, वो हमें अंदाज़ा है, वो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ही लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जैसे कह दिया, मुज़ाकराती कमेटी के हमारे सरबराह भी हैं, हमारा डे 1 से बहुत क्लियर स्टांस था और उस दिन भी मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे राउंड में पर्सन टू पर्सन इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया था और आखिर के अंदर हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब ने कैटेगोरिकली ये चीज़ कह दी थी कि अगली मीटिंग उस सूरत में होगी अगर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाएगा, वगरना कोई मीटिंग नहीं होगी। अगरचे वहाँ पर एक तारीख सजेस्ट की जा रही थी कि आप, इसी वजह से हमने उस सजेस्टेड तारीख के साथ इत्तेफाक नहीं किया था कि आपके जवाब से पहले नहीं करेंगे। आज इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत मौसूल हो गई कि अगर आज की तारीख के अंदर 2 जुडिशल कमीशंस जो कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल नहीं बनाया जाता तो हमारी तरफ से मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे और इसकी वजाहत पॉलिसी स्टेटमेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन ने दे दिया। ज़ाहिर है वो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, हमने तो उनके साथ ही उनके तहत चलना है। और आखिरी चीज़ कि एक इंतहाई अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया आदिल बाज़ई केस के अंदर, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को वैसे तो हर मामले में बहुत जल्दी होती है, हमारे जो अरकान हैं पार्लियामेंट के, कभी उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन,
کبھی ان کی پارٹی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن، کبھی ان کی پارٹی نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن. ادھر سے ابھی عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو وہ پہلے فیصلہ لکھا فوراً عدالت سے، بعض اوقات تو 1-2 منٹ پہلے ہی سنا دیا جاتا ہے اور صادر کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججز تھے آنریبل، انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ جو بات عادل بازئی صاحب نے کی ہے کہ جو ایفیڈیوٹ وزیر اعظم سو کالڈ، ہم انہیں وزیر اعظم پہلے بھی نہیں مانتے، لیکن ان کی طرف سے لکھا گیا وہ جعلی تھا. اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا، ظاہر ہے کہ FIR کٹی، اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا وہاں کے SHO نے، جس نے اپنی رپورٹ دی کہ یہ دوسرے والا جو ٹیمپرڈ سرٹیفکیٹ ہے یہ جعلی ہے. اس کی بنیاد پر اسے اس کی نوکری سے معطل بھی کر دیا گیا. اس بنیاد کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی رولنگ کی روشنی کے اندر وزیر اعظم پاکستان سو کالڈ میاں شہباز شریف صاحب کی قومی اسمبلی کی رکنیت کو فوری طور پر معطل کرے. وہ مزید اب وزیر اعظم رہنے کے اہل نہیں رہے، اگرچہ وہ اہل پہلے بھی نہیں تھے، ڈاکہ ڈال کے فارم 47 کے ذریعے آئے، مگر اب باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جعلی بیان جمع کروایا ہے، اور جس پارلیمنٹیرین آنریبل عادل بازئی کے حوالے سے جمع کروایا گیا ہے وہ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں اس چیز کو پروو کر چکے ہیں کہ جو انہوں نے SIC کا پہلا سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا وہ اوریجنل تھا اور نون لیگ کی طرف سے اور شہباز شریف کی طرف سے کرایا گیا جعلی ہے. اس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان کی رکنیت کو سسپینڈ کرے جب تک کہ وہ سول کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اگر یہ نہیں کرتا تو چارج شیٹ تو آلریڈی سپریم کورٹ کے بینچ نے الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کر دیا ہے کہ وہ مقصد ہے ان کے احکامات کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ہائیسٹ کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو اوبے نہیں کر رہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں آج باقاعدہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی کنسنٹ اور اپروول کے ساتھ ہم تمام لوگ اور تمام اتحادی جماعتیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی عادل بازئی کیس کی ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف کی رکنیت کو فوری طور پر معطل کرے. اب وہ وزیر اعظم رہنے کے قانونی آئینی طریقے کے بھی اہل نہیں رہے. بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ. گزارش یہ کہ اس وقت بڑے امپورٹنٹ بلز آ رہے ہیں. میڈم سر، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ احتجاج ہے وہ حکومت کے لیے سہولت کاری ہے کہ نیشنل بل، پیکا بل، کل جب کوئی تاریخ کا طالب علم لائبریری کو، نیشنل اسمبلی کی لائبریری کو دیکھے گا، اپوزیشن کا تو کوئی نقطہ اس میں نہیں ہوگا، اور لیڈر آف اپوزیشن روایت کے مطابق جب بھی کھڑے ہوتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے، تو اس بل کے اوپر کیا لیڈر آف اپوزیشن اپنا اظہار خیال نہیں کرے گی؟ عمر ایوب صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے اپنی ڈسینڈنگ نوٹ بھی دیا ہے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا ہے. اگر ہمارے وہاں تقریر سے کوئی فائدہ ہو جاتا تو ضرور کرتے، لیکن دیکھیں یہ احتجاج جو ہے نا یہ ایک مروجہ طریقہ ہے، ایک ہم نے رجسٹر کرنا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہے. آپ کے سامنے بات کی، ادھر بھی بات کی، تو میرا خیال ہے باقی بات عمر صاحب کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جی، آپ کا بڑا درست سوال ہے. کل سٹینڈنگ کمیٹی میں جس وقت یہ بل پیش ہوا اور جس تیزگام کے ساتھ چل رہا تھا، پیپلز پارٹی کے وہاں پہ ممبران نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی. 2 بار یہ پہلے آ چکا تھا سٹینڈنگ کمیٹی میں، جو ساتھی آپ کے کور کرتے ہیں. کل پتہ نہیں رات کو، پرسوں رات کو شاید کوئی چیز ان کے پیچھے چٹھی آئی، کیا چیز آئی، تو جنات ہی آئے ہوں گے رات کو، اور اس وقت جناب والا ان کا کل جو لہجہ تھا بالکل سہما ہوا تھا، آواز ان کی لبوں سے نکل نہیں رہی تھی، آنکھیں ان کی نیچے تھی، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے بھی اور MQM کے لوگ، اور مسلم لیگ نون کے بھی. کبھی اوپر دیکھیں کبھی نیچے دیکھیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ تو اپنا اختیار وہ کسی اور کے ہاتھ دے رہے ہیں. آپ تو جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ پستول کو اسمبل کر کے گولہ بارود کسی کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ہی کھڑکائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلا وکٹم اس قانون کا یہ فارم 47 کی حکومت ہوگی. یہ سب سے پہلے کھڑکیں گے. میں ایک بات کر لوں.
दूसरी अहम चीज, उस वक्त भी मैंने सेक्रेटरी को और वहां के चेयरमैन को कहा कि हम लोग वोट भी दे रहे हैं, आप हमारा डिसेंटिंग नोट कल 12 बजे से आज 12 बजे से पहले आपके पास मौजूद होगा। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पीछे लगे रहे कि जी अभी दे। मैं कहा जल्दी क्या है, और जो एग्जैक्ट वर्ड मैंने लिखा था कि अनहोली हेस्ट, क्या है आप लोगों को। आज सुबह वो मैंने जमा करा दिया, मीडिया पे भी आ गया, मैंने ट्विटर पे भी दिया, एक्स पे कल रात भी मैंने जारी किया था। लिहाजा आप ये सीरीज, आपकी तस्वीर को देखें ना तो वो डॉट से बनती है, कनेक्ट द डॉट्स। पीका एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत वो तब्दील होने जा रहा है। यहाँ पे नेशनल पाकिस्तान डिजिटल बिल जो है वो सामने लाया जा रहा है, इतनी तेजी से लाया जा रहा है। सारी चीजों को एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे लाया जा रहा है। जो शख्स है उसके लिए टेलर मेड वहां पे कानून में मतलब उन्होंने कर दी है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि फांसी का वो तख्ता भी तैयार है, रसा भी तैयार है, और उस पे जिन लोगों को फांसी लगेगी वो मेरे साथी आप सब हैं और हम सारे जो यहाँ पे हैं। तो इस कमरे में हम लोग जो सारे के सारे हैं, हमको और पाकिस्तान की आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, हम सारों को फांसी। बल्कि आपसे एक मुतालिबा करते हैं कि आप अपनी तंजीम के तहत आप इसको जायज समझते कि नहीं समझते? सर थोड़ी सी वजाहत कर दूं तो आप लोग इसके खिलाफ एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाए ना। PFUJ इसे मुस्तरद कर चुकी है, TRA का अभी इंकामी इजलास थोड़ी देर बाद हो रहा है आपकी फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा। और शायद हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, वाकआउट भी होगा, लेकिन वही सवाल है कि अपोजिशन मैं इस पे आता हूँ, एक और कमेंट करके फिर आपके सवाल पे आता हूँ। मैंने आज सारी अखबारें, सारी नोट्स चीजें देखी। आप मुझे बता दीजिएगा, शायद मैंने मिस किया हो, कि कल का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारी मीटिंग हुई थी, जहां पे हमने 6 लोगों ने बवाज़े बुलंद हाथ खड़ा करके उसके खिलाफ वोट दिया था, कहीं पे भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई। आजकल तो बॉट्स आते हैं ना, आपको पता लग जाता है एक जगह पे। मैं खुद कमेटी में था, 6 लोग जो आप लोगों ने उस पे एतराज किया, मैंने खुद उस पे खबर भी दी और पर वहां पे वो आज की अखबारों में मैंने नहीं देखी न्यूज़पेपर, लेकिन आपने उसको एहतजाज भी लिखा है। आपने ये कहा कि वोट हमने एहतजाज आपने नहीं किया। हमने एहतजाज, हमने तो वोट दिया, एहतजाज से आगे जाके हमने वोट किया, अपना वोट हमने रजिस्टर कराया उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। हम तो रिकॉर्ड पे आए जो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे अभी नेशनल असेंबली में मैं बात करता हूँ। आप सारे साथियों ने नेशनल असेंबली के कितने सेशन कवर किए हैं माशाल्लाह। आपका 10 साल, 20 साल, 25 साल से लीडर इंडिविजुअल को छेड़े, जिस वक्त लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन खड़ा होता है इमीडिएटली उसको फ्लोर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग चीख के बात करते हैं। उस दिन परसों जिस दिन मुगलिया शहनशाह मतलब जनाब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, उस शहनशाह के लिए हमें इंतजार कराया गया। और भाई हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, हमें क्यों 2 बजे का टाइम था, क्यों नहीं सेशन स्टार्ट हुआ 2 बजे? वो फारग होगा, हम लोग कोई उसके पाबंद है? बात क्या होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। आपका गला थ्रॉटल किया गया है और उसकी कीमत जहाँ पे आपका ना आइन होगा, ना कानून होगा, ना ज़ाब्ता होगा, ना इखलाक होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट और होगी नहीं और वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपके दौर में जब पीका एक्ट लाया गया तो यही गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा करती होती थी, यहाँ पे खड़े होकर यही एक हाँ क्या आप इस वक्त कमेटी के चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी के उमर अयूब साहब मेंबर हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी है, जो पीका एक्ट है और नेशनल डिजिटल पाकिस्तान जो बिल है, क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं है? क्योंकि पहले भी आपने एक दफा कहा था कि हम इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर जेल का दौरा करेंगे, वो भी अभी तक मैं भी आपको उसका जवाब आ गया सर, मैं आपको अभी उसका जवाब दे दूं। इंसानी हुकूक की स्टैंडिंग कमेटी जो थी ह्यूमन राइट्स की, उसका जो ऑफिशियल स्टाफ था स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का, वो वहाँ पर भी रेस किया गया, जिस तरह पुलिस उसके घर पहुँची और फिर वो बिजनेस एडवाइजरी में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वो मामला सेटल करवाया, वहाँ पर एहतजाज किया, इजलास होने दिया गया। उसमें फैसला किया गया कि पूरे पाकिस्तान की जेलों का विजिट किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम अडयाला 8 तारीख से। जरताज बीबी उसकी मेंबर हैं,
8 तारीख को हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया गया क्योंकि कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखना होता है, हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। फिर मैंने दोबारा 15 तारीख विद कंसेंट ऑफ द मेंबर्स मैंने 15 तारीख अनाउंस की, उसका अब हमें जवाब मौसूल हुआ है कि हम अडयाला जेल का या किसी भी जेल का विजिट नहीं कर सकते। और ये मौक़िफ़ और कल जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ है, तो सबसे पहले तो स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन वो बेचारा अपने इंसानी हकूक़ नहीं बचा पा रहा, लेकिन ऑब्वियसली इस मामले को उठाएंगे। 27 तारीख की हमने मीटिंग कॉल की हुई थी, उसकी तमाम इंतजामात थे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। आज मुझे इतला मिली है कि जी अब 27 को भी नहीं हो सकता, वो आपको 7 को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो हर्डल्स हैं जो मौजूदा हुकूमत खड़ी कर रही है। मैंने गुज़श्ता मीटिंग के अंदर भी इस्लामाबाद में 26 नवंबर को होने वाले मैसेकर के ऊपर बाकायदा आईजी इस्लामाबाद को, आईजी जेल खाना जात को, आईजी पंजाब को, होम सेक्रेटरी पंजाब को, तमाम लोगों को नोटिस किया हुआ था, डिस्प्लेयर नोट साथ दिया था। तो आप उसके ऊपर बेफिक्र रहें, हमें फंक्शनल हो लेने दें। अपनी कैपेसिटी में जितने फंक्शनल हैं काम कर रहे हैं, ये मामला वहाँ पर आएगा, वैसे जाएगा नहीं।